आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ठीक उसका उल्टा पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या किसी मैग्नेट को मूव करा के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है? क्या किसी मैग्नेट को मूव करा के इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जा सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, एक फैराडे एक हेनरी। इन दोनों ने 3 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और उस 3 एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने एक शो किया कि एक मूविंग मैग्नेट या मूविंग कॉइल जो है वो एक करंट को इंड्यूस कर सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। तो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया और एक बार मैग्नेट के साथ में एक कॉइल ले लिया और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो कि करंट और वोल्टेज दोनों को शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने के लिए लिए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ये बार मैग्नेट को जब वो इस कॉइल के नज़दीक लेके गए, जैसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल वाले साइड से जब बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लेके गए तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और वहीं जब साउथ पोल को लेके गए मैग्नेट की तरफ तब भी देखा उन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन शो करा है, लेकिन अपोजिट साइड। मतलब जैसे यहाँ नॉर्थ पोल को जब कॉइल के पास लेके गए तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में शो हो रहा है, लेकिन वहीं साउथ पोल को जब मैग्नेट के पास लेके गए, साउथ पोल को जब कॉइल के पास लेके गए तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट में शो रहा है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक बार मैग्नेट को जब हम एक कॉइल के पास मूव कराते हैं तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। और जब उस मैग्नेट को उन्होंने स्टेशनरी किया, स्टेशनरी मतलब जब उस मैग्नेट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था तो कॉइल में भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। दूसरे लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने पहले कॉइल को तो एज इट इज़ रहने दिया। दूसरे बार में क्या किया? उन्होंने बार मैग्नेट की जगह एक कॉइल को रख दिया और कॉइल को रखने के बाद भी उन्होंने सारा रिजल्ट एज इट इज़ सेम नोटिस किया कि जब कॉइल को इस मैग्नेट के पास ले जा रहा है तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में सो रहा है, जब कॉइल को मैग्नेट से दूर ले जा रहा है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में सो रहा है। मतलब इस कंडीशन में भी करंट इंड्यूस हो रहा है। बस यहाँ पे क्या किया उन्होंने? बार मैग्नेट की जगह एक कॉइल को रख दिया। थर्ड कंडीशन जो है यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। थर्ड में क्या किया कि इस कॉइल को, जो ये वाला कॉइल था, उसको एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि एक टैप की लगा दिया। क्या किया? एक टैप की लगा दिया और टैप की यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं किया। यहाँ पे सब चीज़ क्या है? स्टेशनरी है। थर्ड कंडीशन में सब चीज़ क्या है? स्टेशनरी है। यहाँ पे एक टैप की लगा दिया। अब टैप की लगाने में उन्होंने देखा कि जब वो टैप की को, मतलब ये एक ऐसा की होता है जिसको इसमें अगर कनेक्ट कर दें तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इससे अगर ओपन कर दें तो सर्किट जो है अनकंप्लीट रहेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब टैप की अगर ऑन है तो सर्किट क्या है? क्लोज, और टैप की अगर ऑफ है तो सर्किट कैसा है? ओपन। तो इन्होंने देखा कि जब हमने टैप की को क्लोज कर दिया, मतलब टैप की को यहाँ पे सर्किट में फिक्स कर दिया, तो सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, जिसके कारण यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जब इन्होंने इस टैप की को ऑफ किया यानी सर्किट से डिस्कनेक्ट किया तो सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो गया। उस समय भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक इस टैप की को इसी सर्किट से कनेक्ट करके रखा गया तब उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। मतलब कि एक बार जैसे टैप की है, टैप की को इससे कनेक्ट किया तब डिफ्लेक्शन शो किया, इससे हटाया तब डिफ्लेक्शन शो किया, फिर कनेक्ट किया डिफ्लेक्शन शो किया, फिर हटाया तो डिफ्लेक्शन शो किया। लेकिन बहुत देर तक अगर सर्किट में ये टैप की को कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है। और यही चीज़ जो है फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट बताता है। तो और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना लॉ भी दिया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ से होता क्या है? वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी क्लोज्ड कॉइल के थ्रू, इस क्लोज्ड कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो उससे क्या होता है? एक करंट इंड्यूसेस इन द कॉइल। इन सारे कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है, जिसके कारण इन कॉइल्स में क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है। और उस जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस करंट को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। और इस पूरे फेनोमिना को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि यहाँ पे इंडक्शन किस चीज़ का हो रहा है? कौन सा चीज़ जनरेट हो रहा है, कौन सा चीज़ इंड्यूस हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको शॉर्ट में ईएमआई भी लिखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है ईएमआई के कारण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको कि ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। फॉर द करंट टू बी इंड्यूस द कॉइल शुड बी क्लोज, वाइल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ द कॉइल मे और मे नॉट बी क्लोज। हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो कब होता है? जब सर्किट में कोई करंट ना हो। मतलब सर्किट में अगर कोई भी करंट नहीं होता है, सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से अब मेन चीज शुरू होता है, इसको याद रखना है आपको। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वीवीआई टॉपिक है, इसको समझिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल बोलता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल पर यूनिट टाइम। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस डी फाई बी बाई डी टी। यानी डी फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट किया, और टी जो है टाइम। यानी कि
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही होता है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। अब रिलेशन जानते हैं बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चार्ज क्यू और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन ये है कि चार्ज जो होगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बाई आर। अब ये आया कहाँ से, तो देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हम लोग देखिए क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज को यहाँ से यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को डेल्टा फाई बी से डिनोट किया। डेल्टा मतलब क्या, चेंज, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम ऐसे लिख दिया। ईएमएफ को, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो और यहाँ से आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इंटू आर। तो यहाँ से चार्ज और फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में रिलेशन क्या आया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी अपॉन आर। अब लेंज लॉ को समझो। लेंज लॉ बोलता क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिमेन इन सच अ वे दैट इट अपोजिट एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है और उसी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है ना, उस चेंज को अपोज करें, यानी उस चेंज के अगेंस्ट में अगर हम लोग किसी तरीके से कोई करंट को इंड्यूस कर देते हैं, मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिमेन्स इन सच अ वे, यानी उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से हो कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करे, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंज लॉ। वही क्या है, लेंज लॉ। जैसे यहाँ देखो एक बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल इससे टकरा रहा है तो करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस कॉइल में। और वहीं इस बार मैग्नेट का अगर साउथ पोल होगा तो करंट कैसे घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और वहीं बार मैग्नेट का साउथ पोल है तो करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, उसके चेंज को अपोज कर रहा है। करंट का यहाँ पे डायरेक्शन देख लो, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो उस कंडीशन में जो करंट है वो भी अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, बदल रहा है। यहाँ नॉर्थ पोल था तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। और वो इस तरीके से होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है उसको अपोज कर सकें। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि अगर साउथ पोल है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर नॉर्थ पोल है तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एस एन स्कैन जो है ये एक आपका निमोनिक्स हो गया। इससे आप याद रख सकते हो कि साउथ पोल जो है उस समय करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल है उस समय करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, इसको बोलते हैं क्लॉक रूल। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से समझ पा रहे होगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है यानी नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज है तो मतलब साउथ पोल। आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। वैसे ये ज़्यादा इजी लगता है हमको, ये भी इजी है, ये भी इजी है, जो आपको मन करे आप याद रख सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विथ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है। देखिए लिख क्या रहा है, इफ लेंज लॉ इज वायलेटेड देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी क्लॉकवाइज। अगर लेंज लॉ जो है वो वायलेट होता है तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट है यानी ये जो आई है इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इफ क्लॉकवाइज करंट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड विच अप्लाइज अ फोर्स ऑन मैग्नेटिक पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे करंट कैसा है, क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज करंट में जो ये नॉर्थ पोल है, अब इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है जिसका यहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल का इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरफ लूप है उस डायरेक्शन में उसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और उसी डायरेक्शन में वो जो करंट है वो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई कर रहा है। इसी कारण से सो जेंटल पुश ऑफ द मैग्नेटिक पोल इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोल। यानी कि ये जो पोल है इस पे मैग्नेट, ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो पहले से ही इसके डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जो है मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन ही में ये पहले से फोर्स लगा रहा है इंड्यूस्ड करंट। और अगर हम जो है इस मैग्नेट को थोड़ा सा और पुश कर दें, थोड़ा सा और जेंटल सा पुश कर दें, तो उसके कारण क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब उसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। Energy will be greater than initial, final energy will be greater than its initial energy, which is not possible. Thus we can say that Lenz law is consistent with energy conservation. यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ से तुम खुद सोचो ना, जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है इस पोल का वो राइट साइड में है और राइट ही साइड में अगर हम लोग हल्का सा भी पुश देंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर पहले इसका इनिशियल एनर्जी कुछ था, बाद में जाके उसका मतलब इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं एक्स है ना, और फाइनल एनर्जी एक्स से ज़्यादा हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है।
मोशनल ईएमएफ को आप जानते हैं, मोशनल ईएमएफ इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ व्हिच अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनवर्ड, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ है। उसमें अगर कोई एक कंडक्टर जो है मूव कर रहा है, कोई एक कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें ईएमएफ होगा, और वो ईएमएफ कैसा होगा, तो मोशनल ईएमएफ होगा। और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BVL। तो अब यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेट ईएमआई में, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कहीं भी आपको दिखे कि मोशन कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है और उससे आपका ईएमएफ पूछे, तो आप समझ जाइएगा कि आपको मोशनल ईएमएफ पूछ रहा है। जहां बी जो है BVL शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ, लेंथ क्या है L, इस कंडक्टर का, ये जो कंडक्टर देख रहे हो ना, इस कंडक्टर का लेंथ है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो ईएमएफ है, ये कैसा ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ विच एराइजेस, एराइजेस मतलब इंड्यूस होना, निकलना, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, BVL। चलिए अब जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सपोज एट T इज इक्वल टू 0, द मैग्नेट इज एट रेस्ट, एट दिस टाइम देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। टाइम जब जीरो है तो उस समय मैग्नेट का अरेस्ट पे है, और कोई भी करंट जो है इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड नहीं हो रहा है। यानी कि जितने भी चार्जेस है वो सारे क्या है, एट रेस्ट है, यानी कि रेस्ट में है। इफ वी पुश द मैग्नेटिक पोल टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस थ्रू द कॉइल और वेरिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर हम इस मैग्नेट को थोड़ा सा भी कॉइल की तरफ पुश करते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द स्टेशनरी चार्ज। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस स्टेशनरी जो चार्जेस थे, यानी पहले जो चार्जेस स्टेशनरी पोजीशन पे थे वो अब मूव करने लगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। एक्सर्ट magnetic field cannot exert any force on the stationary charges, then there must be an electric field which has applied force on stationary charges. This electric field is called induced electric field. अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है उन चार्जेस पे, तो जरूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब सिंपल जानो ना कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है उसके कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विच डेवलप्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन कंजर्वेटिव है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब कि इसमें एनर्जी भी कंजर्व नहीं होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे वो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करता था, जबकि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो जबकि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो जनरेटेड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करेगा। इफ E be the magnitude of induced electric field, then work done by this electric field in moving charges q through small displacement dl will be इतना। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा क्या, कि q इंटू ई इज इक्वल टू डी एल, यानी कि सिंपल जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे, कि कोई भी एक मूविंग चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। सिंपल यहाँ पे भी है कि ई जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उसमें एक मूविंग चार्ज क्यू को प्लेस किया तो उस पर इतना फोर्स आपका लग रहा है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी सर्कुलर इंटीग्रेशन, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड समझो ना कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, यानी कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना मतलब कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ से ईएमएफ क्या आता है, ईएमएफ यहाँ से ये हमको पता चल रहा है कि सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आया था हम लोग का, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसका और इसका डॉट और उसका सर्कुलर इंटीग्रेशन, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, इसको याद करना है। अच्छा, इसको तुम लोग रिलेट भी कर सकते हो, जैसे हम लोग पढ़े याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े थे, वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, उससे भी तुम इस इक्वेशन को रिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मतलब क्या, पोटेंशियल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डी आर जो है यहाँ पे भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, यहाँ पे भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे भी इसको तुम रिलेट कर सकते हो। बाकी आपका एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इफ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द सेम कॉइल, यानी कि अगर कोई करंट किसी कॉइल में, जैसे मानते हैं यहाँ पे कोई कॉइल है, ये इस कॉइल में अगर करंट में इंड्यूस्ड हो, चलिए जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, इफ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट ऑफ द सेम कॉइल, यानी कि
अगर कोई करंट इंड्यूस्ड होता है कब? जब सेम कॉइल में मतलब इसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है किसके चेंज के कारण? करंट में ही चेंज आने के कारण। यानी करंट में ही चेंज आने के कारण अगर कोई करंट सेम कॉइल में इंड्यूस्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होगा कॉइल में वो करंट जो होगा कॉइल में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, आई जो है करंट हो गया तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट क्या होता है? तो कैपिटल एल। तो यहाँ से हमको पता चल गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एल जो है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर वेबर पर एम्पियर। मतलब सिंपल जो आप लोग पीछे पढ़े थे हेनरी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नाम याद रखना है कि इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी, जिसको कैपिटल एच से दिखाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स और करंट, डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा, ये जो एल जो होता है ना इंडक्टेंस, ये किसी भी फ्लक्स या करंट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? कि वो जो भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस इंडक्टर के अंदर, उस इंडक्टेंस के अंदर प्लेस किए हैं, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, एरिया क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इंडक्टर क्या होता है? तो इंडक्टर अ कॉइल हैविंग लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड अ हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। मतलब सिंपली ये भी आपका कैपेसिटर की तरह ही होता है। इंडक्टर भी क्या होता है? कैपेसिटर की तरह। जैसे कैपेसिटर जो है वो भी आपका एनर्जी स्टोर करता था, तो इंडक्टर भी आपका एनर्जी स्टोर करता है। बस इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है और इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है। तो इंडक्टेंस क्योंकि हाई है इसी कारण से इसको इंडक्टर बोलते हैं। रेसिस्टर जो होता है वो एनर्जी को लॉस करवाता है, बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। यानी कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से जो फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जाने उसको यहाँ पे पुट कर दिए, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यह वाला फॉर्म आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि ये जो कैपिटल एल है इसका वैल्यू क्या होगा? तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल होता है। यहाँ पे सिंपल समझो, जैसे यहाँ पे ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में आई अमाउंट का करंट है, इस कॉइल का कोई एक लूप लेते हैं, उस लूप का रेडियस जो है वो आर है और इसका लेंथ क्या है? एल है, ठीक है, एल है। और इस कॉइल लूप का रेडियस क्या है? आर, और इसमें करंट है आई, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? तो एन है। तो उस कंडीशन में जो सेल्फ इंडक्टेंस एल होगा वो होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पाई आर स्क्वायर एल। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द ये जो लूप है इसका रेडियस, एल जो हो गया इसका लेंथ, उसके बराबर होगा कैपिटल एल का वैल्यू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट नियर बाई कॉइल, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा? जस्ट सेल्फ इंडक्टेंस का उल्टा। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो रहा था? सेम कॉइल में ही करंट इंड्यूस्ड हो रहा था करंट के चेंज के कारण। इसमें क्या होगा कि एक कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा कब? जब दूसरे कॉइल में करंट जो होगा वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू कॉइल वन, यानी जो करंट होगा कॉइल वन में, अगर करंट का चेंज हो रहा है तो कॉइल टू में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी करंट फिर से इंड्यूस्ड होगा, इंडक्शन इन कॉइल टू। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे फाई आई के इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे भी सिंपल समझो ना, बस म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या आ रहा है कि दो कॉइल है जिसमें से एक कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है दूसरे कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण, और सेल्फ इंडक्टेंस में केवल एक कॉइल है और उसी में करंट इंड्यूस हो रहा है करंट के चेंज के कारण। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसका भी ऐसा यूनिट हेनरी, सब सेम होगा। बस जैसे वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। इसका कोफिशिएंट कैपिटल एम का वैल्यू होता है म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल। अब यहाँ पे क्योंकि दो कॉइल आ जाते हैं, यहाँ पे कितने कॉइल आ जाते हैं? दो कॉइल आ जाते हैं। तो कॉइल वन पहले कॉइल का रेडियस जो है इनर रेडियस, यानी कि ये जो अंदर वाला जो कॉइल है इसका रेडियस है R1, और ये जो आउटर में ये जो बड़ा सा कॉइल दिख रहा है इसका रेडियस है R2, है ना। N क्या हो गया? फिर से आपका N1 क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये जो पहला कॉइल है उस पे नंबर, अंदर वाले कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 और बाहर वाले कॉइल्स पे नंबर ऑफ टर्न्स N2। तो फिर से कैपिटल M का वैल्यू क्या हो गया? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, यानी कि अंदर वाला जो कॉइल होगा उसका रेडियस को हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो ये भी एक आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो कैपिटल M है और L है उसमें रिलेशन क्या होता है? तो कैपिटल M और कैपिटल L में रिलेशन होता है, तो M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। ये ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशन जो है वो 100% लिंकेज पे एप्लीकेबल है। जब इंडक्टर में 100% लिंकेज होगा उस कंडीशन में ही ये आपका एप्लीकेबल होता है। इसको समझिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसका डेरिवेशन यहाँ पे पूरा किया हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एनर्जी जो भी होगा वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है। चाहे कहीं पे भी आपको दिखे कि एनर्जी स्टोर्ड, मतलब एनर्जी कौन सा स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि कैपिटल यू से दिखाते हैं। तो यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे याद है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था उसको लिखते थे हाफ सी वी स्क्वायर, उसी तरीके से इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। समझ में बात आ गई? इंडक्टर का जो सिंबल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे ऐसे होता है और इंडक्टर का सिंबल कुछ ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे ये बैटरी का सिंबल, यहाँ करंट, और कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है? तो ऐसे। तो इस सबका सिंबल याद रखना है कि कैपेसिटर में दोनों प्लेट का ये जो लेंथ होता है ये इक्वल होता है। इंडक्टर का कुछ ऐसा सिंबल होता है और रेसिस्टेंस का कुछ ऐसे सिंबल होता है। समझ में बात आ गई?
चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करंट के ग्रो को देखेंगे, यानी जो एलआर सर्किट होता है। एलआर सर्किट मतलब इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस जिस सर्किट में हो उसको एलआर सर्किट बोलते हैं। तो एक इंडक्टेंस रेसिस्टेंस बना लिया और उसको ईएमएफ ई वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें केवीएल रूल अप्लाई कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे केवीएल, करंट वोल्टेज लॉ। तो इसमें केवीएल रूल अप्लाई करेंगे तो इंडक्टेंस का हो जाएगा ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। पिछले वीडियो में जाने थे बैटरी का तो ई दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़े थे। तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सारा चीज़ क्या होगा निगेटिव में, और वहीं करंट के अपोजिट चलते तो सारा क्या होता है पॉजिटिव। तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके रिजल्ट ये आ जाएगा आपका एल डी आई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे टाइम को जीरो से लेकर टी तक, यानी कि जब बैटरी को कनेक्ट नहीं किए थे तो उस समय जीरो था, मतलब पोटेंशियल तो उस समय कुछ नहीं ना होगा। और उसके बाद एल डी आई बाई ई माइनस आई आर को जीरो से आई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी कि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। डी आई बाई ई माइनस आई आर जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एक्स। उसी तरीके से डी आई ऊपर जब एल जो है बाहर आ जाएगा तो डी आई बाई ई माइनस आई आर, तो उसको लिख लिया एल एन। लॉग को यहाँ पे क्या लिखते हैं एल एन, तो एल एन ई माइनस आई आर और नीचे में माइनस आर बचेगा। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जीरो से आई के बीच में, और टाइम को भी जीरो से टी के बीच में इसको इंटीग्रेट करते गए। फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे आया। अब देखिए लॉग को एल एन इज वन माइनस आई आर बाई ई है इज इक्वल टू माइनस आर टी। जब लॉग को एल एन को इज इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो वो ई में, यानी कि जो ई होता है ना ई टू दी पावर एक्स, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लॉग जो है इज इक्वल टू के उधर जाके ई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी इधर का टर्म सब होता है वो किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड करंट या फिर मैक्सिमम करंट। आई इज इक्वल जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई टॉ। टॉ क्या हो जाएगा एल बाई आर, टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि टॉ इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये वाला रिलेशन भी याद होना चाहिए कि आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ। अब देखिए जब टाइम जीरो था तो उस समय करंट भी क्या था, जीरो था। अब टाइम का वैल्यू अगर टॉ के बराबर हो गया, उस समय आई का वैल्यू हो गया 0.63 ऑफ आई नॉट, मतलब कि टी इज इक्वल टू टॉ यहाँ पे पुट कर दीजिए, आई इज इक्वल टू मतलब टी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो ना इज इक्वल टू माइनस टी बाई टॉ, तो यहाँ पे टी का वैल्यू टॉ पुट कीजिएगा तो आपको आई का वैल्यू इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा 0.63 टाइम्स आई नॉट, यानी कि टोटल 63% जो है इसका हो गया। और टी जब इन्फिनिटी हो यानी इनफाइनाइट हो तो उस समय आई जो है वो आई नॉट के बराबर होता है। यहाँ पे देख भी सकते हो लिखा भी हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है कि टॉ टाइम में कितने टाइम में, टॉ टाइम में कितना हो गया आई का वैल्यू 0.63 आई नॉट, और वहीं पे इनफाइनाइट टाइम में देखो यहाँ से ये ग्राफ चलना शुरू किया तो टॉ टाइम में कितना हो गया 0.63 आई नॉट, और उसके बाद यहाँ से ये क्या हो गया आई नॉट पे सीधा हो गया, एकदम कांस्टेंट हो गया, यानी कि इनफाइनाइट हो गया। समझ में बात आई। एक यहाँ से ये वाला आप लोग रिलेशन याद रखिए तो अच्छा होगा, आपके मैथ में भी आपको ये काम देगा कि जैसे ई जो होता है ना इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। ई को क्या बोलते हैं, यूलर्स नंबर, जिसका वैल्यू होता है 2.71। तो 1 बाई 2.71 कितना होता है 0.37 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला एक रिजल्ट याद होना चाहिए पूरा अच्छे से, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। और किस टर्म में, जब करंट का ग्रो है एलआर सर्किट में तो कैसे ग्रो होता है, तो इस तरीके से टॉ क्या होता है, टॉ का डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है। तो जिसको टॉ का डायमेंशन अच्छे से पता होगा कि टॉ क्या है, टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में आसानी से लिखा जा सकता है। टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो ये तो सिंपल आपका दिया हुआ है कुछ कुछ केसेस, इसमें आप टी का हर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, इस चीज़ को यहाँ पे समझिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। सबसे पहले जानते हैं चार्जिंग। चार्जिंग में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है और इसमें रेसिस्टेंस क्या है आर, तो सी आर सर्किट का है, तो इसमें ई एम एफ ई वोल्ट का बैटरी है, ई एम एफ जिसका ई है। उसके बाद ये जो कैपिटल है ये चार्ज कब होगा, जब इसमें जो है जितना भी चार्ज इसमें स्टोर होगा वो सारा निकल गया होगा, मतलब जितना भी चार्ज होगा वो उसके प्लेट को क्या कर गया होगा, लीव कर गया होगा। उसी कंडीशन में क्या हो रहा होगा, चार्जिंग हो रहा होगा। तो इसी कारण से यहाँ पे देखो चार्ज के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई टॉ। क्यू नॉट क्या हो गया, क्यू नॉट मतलब सी इंटू ई, क्यू नॉट क्या है सी इंटू ई, यानी कैपेसिटर इंटू ई एम एफ। अरे चार्ज का सिंपल याद नहीं है, कैपेसिटर में पढ़ते थे क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता था ना, कि कोई भी चार्ज किसी चार्ज और वोल्टेज के टर्म में कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, ये क्या होता था कैपेसिटेंस, यानी कि कितना चार्ज जो है कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। तो उसी टर्म में आपको दिया हुआ है कि चार्ज यानी क्यू, क्यू नॉट, सी यानी कैपेसिटेंस, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है ई, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू सी ई। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चार्जिंग के कंडीशन में टॉ जो है वो टाइम कांस्टेंट है सी आर सर्किट का, मतलब यहाँ पे टॉ का वैल्यू क्या है सी आर, और वहीं एल आर सर्किट में टॉ का वैल्यू क्या होता है एल बाई आर। एल आर सर्किट में यानी इंडक्टेंस रेसिस्टेंस सर्किट में टॉ का वैल्यू होता है एल अपॉन आर, और वहीं
सीआर सर्किट में, सीआर कैपेसिटर और रेसिस्टर सर्किट में टॉ का वैल्यू होता है सीआर। तो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब जो है डिस्चार्जिंग वाले कंडीशन को देखते हैं। डिस्चार्जिंग में केवीएल रूल को अप्लाई करेंगे, एक ऐसे इंडक्टेंस बना लिए, एक रेसिस्टेंस, केवीएल रूल को अप्लाई करिए। केवीएल रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस आर टी बाई एल। तो इस वाले रिलेशन को आपको याद रखना है कि डिस्चार्जिंग के केस में, कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग के केस में क्या रिजल्ट आता है, चार्जिंग के केस में क्या, और चार्जिंग के केस में सिंपल जानो ना कि चार्ज के टर्म में रिलेशन आएगा, तो वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही कुछ कुछ केस बता रहा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आई इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टॉप पे जो आई का वैल्यू है वो 0.37 टाइम्स आई नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.37 टाइम्स आई नॉट, जो कि 37% है। और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, उसमें सी एल आर सर्किट में क्या हो रहा था, ग्राफ बढ़ते जा रहा था और एक जगह कैसे कांस्टेंट हो रहा था। सी आर सर्किट में ग्राफ घटते जा रहा है, क्या हो जा रहा है, घटते जा रहा है। तो आई नॉट इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 0.37 नॉट, टॉ टाइम में 0.37 नॉट में यहाँ पे आया, फिर इसके बाद से ऐसे कंटिन्यू टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो गया। तो ये इसका ग्राफ था। और वहीं चार्जिंग का केस का ग्राफ सेम एज इट इज होगा जैसे पीछे देखे थे। चलिए अब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को म्यू और सब स्क्रिप्ट में ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को म्यू और सब स्क्रिप्ट में बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी होगा उसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट जूल पर मीटर क्या है, क्यूब है। यहाँ पे जूल पर मीटर क्यूब है, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं है। मीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पे चर्चा किया गया है। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं याद रखना है, बस ध्यान रखना है कि म्यू ई यानी एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो कि हम लोग कैपेसिटर में भी जाने थे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे भी समझ गए। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, हम लोग जाने थे कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो म्यू नॉट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक के केस में म्यू नॉट क्या है, नीचे है। समझ में बात आ रही है। तो म्यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट और म्यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका सीबीएसई के लिए, खासकर ये वीवीआई है, तो देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि एक कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है दूसरे कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने के कारण, दूसरे कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने के कारण पहले कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसी को क्या बोलते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता क्या था, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि जो वोल्टेज है उसके वैल्यू को इंक्रीज कर सके और डिक्रीज कर सके। यानी कि मान लो हमको 20 वोल्ट का ज़रूरत है, ठीक है, और हमको पावर स्टेशन से 220 वोल्ट्स मिल रहा है, तो उस 220 वोल्ट्स जो आ रहा है उतने का हमको ज़रूरत नहीं, हमको केवल 20 वोल्ट्स का ज़रूरत है। तो उस 220 से 20 वोल्ट में जो डिवाइस मेरा कन्वर्ट करेगा उस वोल्टेज को, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे एक ऐसे ये कुछ स्क्वायर टाइप का बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका प्राइमरी वायर हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी वायर पी। और यहाँ पे ये हो गया सेकेंडरी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी वायर। ये क्या होता है, कोर होता है कोई भी एक सॉफ्ट आयरन का, जिसपे मतलब सॉफ्ट आयरन यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारा काम यहाँ इलेक्ट्रिकल्स में ही होता है, इसलिए ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर, ये वाला पॉइंट एक वीवीआई हो जाता है क्या, कि ट्रांसफार्मर कभी भी किसी भी अप्लाइड वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है, वो केवल अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करता है, मतलब कि डिक्रीज कर सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है। वो कभी भी किसी भी वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग अब ट्रांसफार्मर का इक्वेशन निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्राइमरी कॉइल है ये, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बी बाई डी टी। मतलब सिंपल याद है कि ईएमएफ का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, और प्राइमरी में निकाल रहे हैं तो बस एनपी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से सेकेंडरी का हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एस डी फाई बी बाई डी टी। और ये किस कंडीशन में, जब 100% फ्लक्स लिंकेज हो रहा हो। अब यहाँ से हमको ये दोनों कंडीशन, अच्छा इसका ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन डिराइव करना है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिराइव कैसे है वो पूरा बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये डेरिवेशन के लिए आ सकता है। तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, है ना, इसका इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विथ डेरिवेशन। तो यहाँ पे ईपी जो है वो वीपी के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि प्राइमरी में फाइन वाइंडिंग, और ईएस वीएस के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि सेकेंडरी जो है वो ओपन है। यानी ये जो सेकेंडरी तुम देख रहे हो ना, ये एक ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के बराबर हो जाता है, इसीलिए ईएमएफ एट सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज एट सेकेंडरी। और प्राइमरी में फाइन वाइंडिंग है, इसके कारण प्राइमरी में जो ईएमएफ है वो वोल्टेज के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिवाइड करें इक्वेशन 2 से। आपका इक्वेशन 1 पीछे ये आया था, माई इज इक्वल, मतलब प्राइमरी में जो ईएमएफ है वो माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी के बराबर आया था, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आया था सेकेंडरी में जो ईएमएफ है वो माइनस एन एस डी फाई बी बाई डी टी के बराबर आया था। अब इस दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। यहाँ पे वी पी बाई वी एस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग पहले ही अभी देख लिए थे कि ई पी जो है वो वी पी के बराबर और ई एस जो है वो वी एस के बराबर, ठीक है।
Vs क्या है तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी और Vp क्या है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। अब एज्यूम करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो 100% इफिशिएंट है। 100% इफिशिएंट का मतलब होता है कि जितना पावर, इफिशियंसी मतलब होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब जितना पावर उसमें इनपुट कर रहा है उतना ही पावर जो है वो आउटपुट में दे रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है Vi। तो इनपुट पावर कहाँ से होगा प्राइमरी कॉइल के थ्रू, तो Vp इंटू IP, और आउटपुट पावर कहाँ से होगा तो सेकेंडरी के थ्रू, तो इसका हो जाएगा Vs इंटू IS। उसके बाद यहाँ से भी Vp और Vs में एक रिलेशन पता चल गया, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू IS अपॉन IP। और इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग ने क्या किया कि कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके हमको ट्रांसफार्मर का फाइनल इक्वेशन पता चल गया कि NP बाई NS इज इक्वल टू VP बाई VS इज इक्वल टू IS बाई IP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल बाई वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल बाई करंट इन प्राइमरी कॉइल। ध्यान रखना है कि इसमें केवल IS बाई IP वाला जो टर्म है वो अपोजिट है, बाकी दोनों समय। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का ऊपर है, वोल्टेज प्राइमरी का ऊपर है, लेकिन सेकेंडरी का करंट ऊपर है, ठीक है। वहीं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का न्यूमरेटर में है, वोल्टेज जो है सेकेंडरी का न्यूमरेटर में है, लेकिन IP जो है वो न्यूमरेटर में है। समझ में आता है? तो इस इक्वेशन को याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से आपको जैसे एग्जाम में पूछ देगा तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन पूरा आना चाहिए, तो हम पूरा डेरिवेशन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, इसमें से आपको कोई एक 3 फैक्टर पूछ सकता है या 2 ही आपको फैक्टर पूछेगा कि एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर कैसे होता है। तो यहाँ पे आप इसका फोटो चाहें तो खींच सकते हैं एकदम, और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग के कारण, फ्लक्स लिंकेज के कारण, एडी करंट्स के कारण, हिस्टेरेसिस के कारण भी होता है। तो इस 3 का 2 का फोटो खींच, तो इस पेज का आप लोग फोटो खींच लीजिए ताकि इसको याद कर सकें। आगे में ये हिस्टेरेसिस है, हिस्टेरेसिस के कारण कैसे होता है इसको भी याद कर लीजिए, खींच लिए होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो चीज़ यहाँ से भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी ना NP बाई NS जो है वो VP बाई VS के बराबर है, और वहीं करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसको कि ईटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं अट्टा से, इसको बोलते हैं ATA, अटा, क्या बोलते हैं इसको अटा। परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इंटू 100%, यानी परसेंटेज इफिशियंसी यानी टोटल इफिशियंसी किसी भी ट्रांसफार्मर का निकालना हो तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इंटू 100%। समझ में बात आ गई होगी। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को समझिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज करे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब जो वोल्टेज के वैल्यू को डिक्रीज कर दे। हम लोग ट्रांसफार्मर के डिफिनेशन में पढ़े थे ना कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हुआ जो कि वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज कर दे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है जो कि वोल्टेज के वैल्यू को डिक्रीज कर दे। So a transformer for which number of turns of secondary or the voltage of the secondary is greater than that of primary or the current in the secondary is less than that of primary, मतलब सिंपल यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा है, बस इसको थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा है, हम आपको बेसिक चीज़ बता दिए। तो यहाँ पे इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, बाकी सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके में है ताकि बोर्ड में आप लोग लिख सकें। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को थोड़ा समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सिंपल जानो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स, यानी सेकेंडरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, प्राइमरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, उनके रेशियो को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो है ग्रेटर देन 1 है, क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ट्रांसफार्मर कैसा होगा स्टेप अप होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।